हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एम स्पोकन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस, जिसमें हम यूज ऑफ पार्टिसिपल पढ़ चुके हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, ठीक है, वो भी सिंपल सेंटेंस बनाना, वो हम सीख रहे हैं। और आज उसका रूल नंबर 2, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और आज ही की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या फार्मूला है, मतलब ऐसा कौन सा वो फार्मूला है जिसके द्वारा अगर हमें ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा है, ज़्यादा डीपली नहीं गए, फिर भी हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो अंत तक वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि वो थ्योरी में लास्ट में यहाँ पे फार्मूला ड्राइव करूंगा, जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट यहाँ से। इस तरह से भी हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना सकते हैं। अभी देखें हम यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा भी हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा भी हम दो या दो से अधिक वाक्य जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। द क्वेश्चन इज इट हियर कि व्हाट इज द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? तो नॉमिनेटिव मींस होता है फ्रेंड्स सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जब हम केस पढ़ते हैं ना तो लिखते हैं नॉमिनेटिव केस, और नॉमिनेटिव केस का एक और नाम है सब्जेक्टिव केस। तो कहीं ना कहीं नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, क्लियर? तो नॉमिनेटिव मींस सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट। ओके, वेरी गुड। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब होता है कि विच इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, वह चीज जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। जैसे एब्सोल्यूट का मतलब हो गया फ्री। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ? फ्री। अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब वह कर्ता जो पूरी तरह से क्या हो? फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, उसका क्रिया से कोई रिलेशन ना हो। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, आज दो या दो से अधिक वाक्य जब कंबाइन करेंगे तो एक कर्ता को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना देंगे, यानी उसको पूरी तरह से फ्री कर देंगे। आप यहां रहो, आपका इधर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कैसे करेंगे ये देखते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहां लगाएंगे, कब लगाएंगे? क्वेश्चन है यहाँ। पहला क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट। जी हां, जब दो वाक्यों का जो सब्जेक्ट होगा वह डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। अगर यहाँ मौसम की बात कर रहे हैं तो यहाँ लोगों की बात करें, अगर यहाँ पुलिस की बात करें तो यहाँ चोर की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों अलग अलग होना चाहिए। क्लियर? पहला फार्मूला। और मेरा वीडियोस अगर ये देख रहे हो आप, तो आप प्लीज कलम और कॉपी लेके बैठा करो और नोट करते रहो। सब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट, दो वाक्यों का कर्ता अलग अलग होना चाहिए। ओके, नंबर 1। नंबर 2, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देयर वर्क। उनकी क्रियाओं में रिलेशन होना चाहिए। उनकी क्रियाओं में जब दो सब्जेक्ट हैं तो दो काम हो रहा है, तो उनकी दोनों जो फाइनाइट वर्ब है उसमें संबंध होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है किस तरह का रिलेशन? तो रिलेशन होना चाहिए उनके बीच में रीजन एंड रिजल्ट। उन दोनों की क्रियाओं में रीजन और रिजल्ट, अर्थात कारण व परिणाम, ठीक है? यानी उन दोनों की क्रियाओं के बीच में देयर आर रिलेशन ऑफ कैजुअल रिलेशन। उनके बीच में कैजुअल रिलेशन होना चाहिए, कारण और परिणाम का। कारण और परिणाम याद करने के लिए आप डबल आर राजस्थान रॉयल्स, हालांकि काफी पिछड़ी टीम रही आईपीएल में, लेकिन आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं आर। उनकी क्रियाओं के मध्य एक रिलेशन होना चाहिए, और रिलेशन का नाम होगा रीजन और रिजल्ट का। एक वाक्य कारण बताएगा और दूसरा उसका रिजल्ट बताएगा। ओके, समझ आ रही है? अब हम उठाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के द्वारा चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल उठाते हैं। याद रहे कि दोनों का कर्ता अलग अलग होना चाहिए और उनकी क्रियाओं के मध्य में एक कारण और परिणाम का रिलेशन पाया जाए। और जबकि पार्टिसिपल में क्या था बताइए? पार्टिसिपल में यह था कि दोनों का सब्जेक्ट इक्वल होना चाहिए, और यहां क्या है? अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है ना? अब यहां देखें एग्जाम्पल में, द सन सेट। क्लियर? द वर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टू देयर नेस्ट। अब पहला फार्मूला, क्या दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पाजी, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है? डिफरेंट है। यहां पे है द सन, यहां है द बर्ड।
नंबर 1। ओके। नंबर 2, क्या उनकी क्रियाओं में संबंध है? सूर्य अस्त हुआ, जी अस्त हो गया। चिड़िया स्टार्टिंग फ्लाइंग, उड़ना शुरू कर दी। क्यों उड़ना शुरू कर दी? क्योंकि सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो रहा था, उन्हें वापस अपने घर लौटना था, अपने घोंसले में जाना था। तो कहीं न कहीं इन दोनों में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि डबल आर्क मिल रहा है। रीजन, यह वाक्य क्या बता रहा है? रीजन। रीजन क्या हुआ? सूर्यास्त हो गया। परिणाम क्या हुआ? अरे भाई परिणाम हो, चिड़िया अपने घोंसले लौटने लगी। क्लियर है? तो दोनों के बीच में डबल आर, रीजन और रिजल्ट का रिलेशन पाया गया, जिसे हम कैजुअल रिलेशन भी कह सकते हैं। अब कैसे जोड़ेंगे? सवाल ये उठा ना, चलो पता चल गया कैसे जोड़ेंगे। ये पता करेंगे कि कौन सा वाक्य, दो वाक्य ना, कौन सा वाक्य रीजन बता रहा है। जो वाक्य रीजन बनाएगा उसी सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करेंगे। तो रीजन वाला वाक्य जी ये है। ओके, वेरी गुड। तो पहले लिखेंगे हम द सन, इसी को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करते हैं, फ्री कर देते हैं, भाई आप यहां बैठो, बाकी कोई मतलब नहीं आपसे। उसके बाद हम पार्टिसिपल में आते हैं हैविंग, क्या लगाएंगे? जी हाँ, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो करेंगे कर्ता के बाद हमें हैविंग लगाना होगा। क्या लगाना होगा? हैविंग। और हैविंग के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, सेट सेट सेट, तीनों एक ही फॉर्म होते हैं। तो द सन हैविंग सेट कॉमा, और दूसरे वाक्य में कोई चेंजिंग नहीं, जैसे लिखा है वैसे ही उतार लेंगे। द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टू देयर नेस्ट। ओके, क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक और फार्मूला लेते हैं, जैसे द टीचर इंटर्ड इन द क्लासरूम, अध्यापक कक्षा में आए, ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, सभी बच्चे खड़े हो गए। तो करता क्या है? वहां सब्जेक्ट में क्या है? टीचर है, और यहां क्या है? स्टूडेंट है। कारण क्या हुआ? अध्यापक का कमरे में आना, और परिणाम क्या हुआ? सारे बच्चे खड़े हो गए। तो ऐसे वाक्यों में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाते, जैसे द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ गई, द मॉब डिस्ट्रेस्ड, पुलिस आई और भीड़ बिखर गई। क्लियर हो रहा ना? दोनों का कर्ता अलग अलग होना चाहिए, लेकिन उनके बीच में रीजन और रिजल्ट का रिलेशन पाया जाना चाहिए। जो वाक्य रीजन बताएगा उसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, और उसके बाद हैविंग लगाएंगे। एक्टिव वॉइस में ये हो रहा है, हैविंग लगाएंगे, और जैसे आप वाक्य बनाते हैं वैसे हम वाक्य को बना लेंगे। रिमेंबर, हैविंग के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। एक और एग्जांपल उठाते हैं, इसका नंबर 2 एग्जांपल और भी इंपॉर्टेंट है। द मीटिंग was over. Clear? All the members left the room. Clear? कॉन्सेप्ट मिलाएंगे, यहां द मीटिंग सब्जेक्ट है, यहां ऑल द मेंबर सब्जेक्ट है, यानी दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन यहां जो सेंटेंस है रीजन वाला हमारा, यहां प्राइमरी वर्ब वाज आया है। जब इज, एम, आर, वाज, वेयर, यही मेन वर्ब हो, इनका प्रयोग ही कैसे हो? मेन वर्ब की जैसा हो, मुख्य क्रिया के रूप में, और कोई फाइनाइट वर्ब ना हो। तो क्या करेंगे? जो सब्जेक्ट पहले है, जो रीजन बता रहा है, उसको हम पहले बना देंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या बना देंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मीटिंग। और जहां इज, एम, आर, वाज, वेयर, आपको पता है ये क्या होती है? बी क्रिया के रूप होते हैं, तो वहां लिखेंगे हम बीइंग, द मीटिंग बीइंग ओवर, कॉमा, और दूसरे सेंटेंस को ऑल द मेंबर्स लेफ्ट द रूम। क्लियर? समझे? एक और बात, जैसे इट वाज संडे स्टरडे, इट वाज संडे स्टरडे वी डिडंट गो टू स्कूल, कल रविवार था, हम स्कूल नहीं गए। यहाँ इट सब्जेक्ट हो गई, वहां हम हो गया, लेकिन कहीं न कहीं कारण है, संडे कारण था इसलिए हम स्कूल नहीं गए, तो कंबाइन करेंगे, इट बीइंग संडे स्टरडे वी डिडंट गो टू स्कूल। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ये समझ आ रही बात ना? जैसे इट वाज फाइन वेदर, मौसम बहुत सुहाना था, वी एंजॉयड इट, हमने आनंद लिया। तो कारण क्या था? मौसम सुहाना था, करता वहां इट हो गई, यहाँ हम एंजॉय कर रहे हैं। तो दोनों के सब्जेक्ट क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। ओके, बस याद रखना है कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए, और उनकी क्रियाओं के मध्य में कारण और परिणाम का रिलेशन पाया जाना चाहिए। एक और इसमें एक सेंटेंस आपने सीखा, दूसरा सेंटेंस जो आपने बीइंग लगाया,
तीसरा इसमें क्या होता है कि अगर हमारा पहला रीजन वाला जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस में हो जाए, जैसे द किंग was killed, the army fled away। अब ये देखिए, द किंग वॉज किल्ड, राजा मारा गया, राजा मारा गया, यानी ये पैसिव वॉइस में हो गया। जब इज एम आर वाज वर्ब के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आ जाए, इज एम आर वाज वर्ब के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो प्राय नहीं हमेशा वो वाक्य क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। वो वाक्य क्या हो जाएगा, पैसिव। क्यों? क्योंकि इज एम आर वाज वर्ब या तो ये मेन वर्ब के रूप में आए और या तो टेंसेस में आएंगे, तो इनके बाद क्रिया में आएंगी आएंगी। अगर वो नहीं आ रही, क्रिया की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वाक्य एब्सोल्युटली क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। अब ये पैसिव वॉइस में हो गया, तो क्या करेंगे, पहला काम ये हुआ, राजा मर गया, रीजन यही है ना, तब ना आर्मी भाग गई डर के मारे। तो यहां द किंग, अब ये पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस जरूर लगाएंगे, हैविंग बीन, बिल्कुल बिल्कुल जैसे आप हैज बीन कर रहे थे, तो हैविंग बीन हो जाएगा, किल्ड कॉमा द आर्मी फ्लेड अवे। काफी समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है? ओके, वेरी गुड। तो ये हमने सीखा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा भी हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। रूल नंबर थर्ड आते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, एग्जाम के डेट भी लगभग आने ही वाले हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आ जाएंगे यूज ऑफ इन्फिनिटिव। यूज ऑफ इन्फिनिटिव के द्वारा भी हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इन्फिनिटिव का भी प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन आप पूछेंगे, सर व्हाट इज इन्फिनिटिव, व्हाट इज इन्फिनिटिव? तो मैं बताऊं आपको, इन्फिनिटिव में अंग्रेजी हम ना इस एक तरह से ऐसे लिखते हैं, टू टू एंड टू। अंग्रेजी में तीन शब्द आप सामने है जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, टू टू टू, ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू है, लेकिन ये टू क्या है, ये इन्फिनिटी टू है। ये क्या है, ये इन्फिनिटी टू है। यह कंजक्शन भी हो सकता है और यह प्रीपोजिशन भी है। यह टू जो है ये इन्फिनिटी टू भी है, ये कंजक्शन भी हो सकता है और यह प्रीपोजिशन भी हो सकता है। ये टी डबल ओ, ये टू एडवर्ब टू है, ये क्या है, एडवर्ब टू है। ये टू हमारा क्या है, एडवर्ब टू है, और ये टू हमारा नंबर है। ये क्या है, नंबर है, जो संख्या बताता है, सेकंड, ये संख्या बताती है। तो टू टू टू, क्लियर है? ओके, तो हम बात करने जा रहे हैं इन्फिनिटी टू की। इन्फिनिटी मतलब होता है कि मुख्य क्रिया के पहले, टू ऐड टू बिफोर द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के पहले टू लगाना, क्रिया के पहले टू लगाना ही इन्फिनिटिव कहलाता है। क्रिया के पहले टू लगाना ही इन्फिनिटिव कहलाता है। द टूडर इज ह्यूमन, ठीक है, गलती करना आदमी का स्वभाव है। तो टू के द्वारा भी हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि सर हाउ टू यूज, कैसे प्रयोग करेंगे? हमने पार्टिसिपल का प्रयोग सीखा, दो वाक्यों करता एक होना चाहिए था। हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सीखा, दोनों वाक्य करता अलग अलग होना चाहिए था। अब आ गया नॉमिनेटिव के एब्सोल्यूट के बाद इन्फिनिटिव, इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो ये कह रहा है भाई साहब, दोनों वाक्यों का कर्ता एक होना चाहिए। फिर आगे पुरानी चीज पे, दोनों वाक्यों का कर्ता एक होना चाहिए, लेकिन हाँ ये मत सोचिए कि पार्टिसिपल है, लेकिन उनकी क्रिया के बीच में भी रिलेशन होगा। लेकिन यहां रिलेशन क्या होगा, रीजन और ऑब्जेक्ट का, रीजन और ऑब्जेक्ट, आरओ की भर्ती निकलती है ना, तो ये आरओ, रीजन और ऑब्जेक्ट। रीजन माने कारण, ये क्या बताएगा, कारण, और एक बताएगा उसका ऑब्जेक्ट क्या था भाई, उसका एम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। काम होगा नहीं वहां, याद रखिएगा। इन्फिनिटिव का प्रयोग के लिए बहुत जरूरी होता है, एक तो रीजन होगा, लेकिन दूसरा ना वो काम होगा नहीं, बस उसका उम्मीद की जाएगी, उसका उद्देश्य बताया जाएगा, हाँ ये उद्देश्य था, ये मेरा पर्पस था। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ आ रही है? कर्ता एक होगा, शुड बी कॉमन, लेकिन क्रिया में आरओ का संबंध, रीजन और ऑब्जेक्ट, एक वाक्य कारण बताएगा और दूसरा उसका उद्देश्य बताएगा। कैसे? एग्जाम्पल उठाते हैं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? जी हाँ, एग्जाम्पल उठाते हैं।
हरी took a knife, he wanted to kill a hen। अब यहां देखिए दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट कॉमन है। यहां हरी है, हरी के लिए ही आया, इसका प्रोनाउन यही है, तो हरी और ही कॉमन हो गए। क्लियर है? ओके। अब ये मेन पॉइंट है कि आरओ का संबंध पता करना है हमको। तो हरी टूक अ नाइफ, हरी ने एक चाकू लिया, ये रीजन था, चाकू लेना उसका कारण था, लेकिन उद्देश्य दूसरा वाक्य कह रहा है। देखिए he wanted to kill a hen, he wanted to kill a hen, उसका उद्देश्य क्या था? एक मुर्गी को मारना, उद्देश्य उसका वही था। काम अभी किया या नहीं किया डजंट मैटर, लेकिन ये बता रहा है हाँ इसका ये उद्देश्य, पर्पस यही था उसका। तो दोनों वाक्यों में अंतर क्या है भाई साहब कि यहां मिलेंगे हमको सब्जेक्ट कॉमन होंगे, लेकिन क्रिया में एक काम होगा, एक उसका उद्देश्य बनाएगा। तो जो काम जो कैसे कंबाइन करेंगे बताइए जरा। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू कंबाइन। कैसे कंबाइन करेंगे? जो रीजन बताएगा उसको उतारेंगे, जो वाक्य रीजन बताएगा उसको उतारेंगे। हरी टूक अ नाइफ। यहां मैं 1 मिनट के आपसे पूछूंगा कि सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जहां एक ही कर्ता हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, वो सिंपल सेंटेंस होती है। तो यही ध्यान देना होगा जब कंबाइन करेंगे। एक कर्ता में लिख चुका हूं, क्लियर है? ये एक फाइनाइट वर्ब भी मैं लिख चुका हूं। अब हमें ये कर्ता लिखना नहीं होगा, अभी ये नहीं लिखेंगे। फाइनाइट वर्ब भी नहीं लिख सकते क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। हाँ, अब इन्फिनिटिव कर सकते हैं। तो क्रिया के पहले यहां टू ऑलरेडी लगा हुआ है, हम यहां टू लगा देंगे। टू किल अ हेन, हरी टूक अ नाइफ टू किल अ हेन, हरी ने एक चाकू लिया मुर्गी को मारने के लिए। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रही है ना? ये एक वाक्य कारण बताएगा और दूसरा वाक्य उसका उद्देश्य बताएगा कि चाहता क्या। एक और एग्जांपल उठाते हैं। He went to Agra, his object was to see the Taj। He went to Agra, his object was to see the Taj। तो ही सब्जेक्ट, his object यानी इसी का सेम है, तो ये कॉमन हो गया। वो आगरा गया, कारण ये था, और उसका उद्देश्य क्या था? ही ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य क्या था? ताज देखना। तो जो कारण बता रहा है he went to आगरा, ये कारण बता रहा है। यहां जोड़ेंगे इन्फिनिटिव टू, हिज ऑब्जेक्ट समझ आ रहा है, वाज नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी हम एक फाइनाइट वर्ब लगा चुके हैं। क्या है? सी द task। क्लियर? he worked hard, he studied hard, he wanted to get highest rank। तो कठिन परिश्रम कर रहा है, उद्देश्य क्या है उसका? वो अच्छा नंबर लेना चाहता था। रेखा रन फास्ट, रेखा रन फास्ट, ठीक है? she wanted to top the race। तो क्लियर है ना कि दोनों वाक्यों का कर्ता क्या और कॉमन हो रहा है, लेकिन एक में रीजन होगा, दूसरे में काम हो नहीं रहा है, दूसरे में उसके उद्देश्य को बताया गया। जैसे माय मदर वेंट टू नैनीताल, सॉरी, माय मदर वेंट टू नैनीताल। थोड़ा सा गले में फंबल्स हो रहे हैं। तो हाउ टू यूज में हम बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल उठा रहे हैं कि रेखा रैन फास्ट। क्लियर है? सी वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज। क्लियर? रेखा रैन फास्ट, तो ये रीजन हो गया, लेकिन वो चाह क्या रही थी कि पहला स्थान पाना। तो जो रीजन वाला होगा रेखा रैन फास्ट, सी नहीं लिखेंगे, वांटेड नहीं लिखेंगे, टू गेट द फर्स्ट प्राइज। क्लियर है? पहला वाक्य रीजन होगा, दूसरा उसका ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें एक और रूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस हो जाए लाइक रवि इज वेरी वीक इन इंग्लिश। रवि इज वेरी वीक इन इंग्लिश, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अब ये देखिए पहले वाक्य में जो रीजन बता रहा है उसमें वेरी का प्रयोग होगा, वेरी का या सो का, वेरी का या
सो का होगा, और दूसरे सेंटेंस हमेशा वो निगेटिव होगा। प्राय वो कैन नॉट, डिड नॉट, कुड नॉट से ही आएंगे, वो निगेटिव ही होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये मैं डबल स्टार कर दे रहा हूं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पहले वाक्य में इज एम आर वाज वर्ब आएंगे और वेरी या सो लगा रहेगा, कभी कभी ये नहीं भी दिया सकता है। और दूसरा वाक्य हमेशा निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव होगा, कैन नॉट से या कुड नॉट से या डिड नॉट से। अब ये लिखें रवि इज वेरी वीक, तो इसमें क्या करेंगे, इस रूल में सब्जेक्ट लिखेंगे रवि इज, जहां सो या वेरी दिया रहेगा वहां एडवर्ब टू लगाएंगे, एडवर्ब टू लगाएंगे, रिमेंबर एडवर्ब टू लगाएंगे। वीक, रवि इज, अब इस एडवर्ब टू मतलब इतना, बहुत ज्यादा, तो रवि इज टू वीक, और यहाँ ही नहीं लिख सकते, कैन नॉट नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब लिख चुके हैं। यहाँ टू लगाएंगे और यहाँ से क्रिया जहां से मिलेगी फाइनाइट वर्ब के साथ उसको इन्फिनिटिव बना देंगे, और यहाँ लिख देंगे अंडरस्टैंड इट। क्लियर है ना, रवि इज टू वीक टू अंडरस्टैंड, रवि इतना कमजोर है कि वो समझ नहीं सकता। एक और सेंटेंस ये आ रहा है, एक और सेंटेंस, रमेश इज वेरी इल, रमेश बहुत बीमार है। ही कैन नॉट वॉक, वो टहल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। तो रमेश कंबाइन करेंगे हम, रमेश इज, क्या लगाएंगे यहाँ पे, टू लगा रहे हैं, रमेश इज टू इल, टू ही कर देंगे, कैन नॉट कर देंगे, टू वॉक, वो इतना बीमार है कि चल नहीं सकता। क्लियर हो रही है कि एक वाक्य में इज एम आर वाज बनाएंगे, उसमें वेरी लगाया रहेगा, सो लगा रहेगा, और दूसरे वाक्य में वह वाक्य निगेटिव का, बस कैन नॉट, कुड नॉट या डिड नॉट से भी हो सकता है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी कभी रीजन वाला सेंटेंस ना उधर ही दे सकता है, जैसे रीजन पहले आपको चेक करना होगा कि कौन सा वाक्य इसमें रीजन बता रहा है, कौन सा वाक्य इसमें रीजन बता रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या देखा, पार्टिसिपल सीखा, आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सीखा, और आपने सीखा यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के द्वारा भी हम वाक्य को जोड़ सकते हैं। इसमें एक रूल है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, मैं बता रहा हूं आपको, जैसे द कार इज वेरी कॉस्टली, ये सो भी लिख सकता है, जरूरी नहीं कि वेरी है, यहां सो भी लिख सकता है, सो कॉस्टली। क्लियर, आई कैन नॉट बाई इट, कार बहुत महंगा है, द कार इज सो कॉस्टली, आई कैन नॉट बाय इट, मैं ऐसा खरीद नहीं सकता। तो अब ये क्या करेंगे कि पहला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अब यहां लेकिन आप कहोगे अरे सर यहाँ तो सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया, आपका सब्जेक्ट आपका डिफरेंट हो गया जी, लग रहा है डिफरेंट हो गया, लेकिन रिलेशन है इसका। कैसे रिलेशन है, इसको बनाने का तरीका देखिए, द कार इज, यहां क्या लगा रहे हो आप, एडवर्ब टू, द कार इज टू कॉस्टली। अब यहां अपने पास से हम एक प्रीपोजिशन लगाएंगे फॉर, क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन फॉर लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब ये डिफरेंट में आएंगे तब, ठीक है। और यहां इसका ऑब्जेक्टिव कैसे जाएगा, मी, द कार इज टू कॉस्टली फॉर मी, फिर फॉर टू बाई इट, या टू बाई को लगा सकते हैं, समझ आ रही है। जब यहां पे इस तरह से दिया जाए, थोड़ा सा डिफरेंट हो, सब्जेक्ट अलग अलग कर दिया जाए, तो यहां पे हम जैसे पहला वाक्य खत्म करेंगे, एक प्रीपोजिशन फॉर लगाएंगे, प्रीपोजिशन फॉर लगाएंगे, और यहाँ जो सब्जेक्टिव केस होगा उससे बदल देंगे हम ऑब्जेक्टिव केस में, फिर इन्फिनिटिव टू और वर्ब लगा के वाक्य को कंबाइन कर देंगे। तो अगर आपको सच में ये वीडियो बहुत पसंद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के जुड़े हुए जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल होगा। तो प्लीज सपोर्ट अस, हैव अ गुड डे।